दोस्ती एक रिश्ता है एहसास का। दोस्ती बारिश की पहली बूंद है। दोस्ती खिलते फूलों की खुशबू है। दोस्ती हर नए दिन की उम्मीद है। दोस्ती ख्वाब है। दोस्ती जीत है। दोस्ती प्यार है। दोस्ती गीत है। दोस्ती हर खुशी। दोस्ती जिंदगी। दोस्ती जिंदगी। दोस्ती जिंदगी। वो सारे दिन का थका हारा घर लौटा था, दरवाजा अपने पास मौजूद चाबी से खोलता हवा घर में कदम रखा। लाउंज की लाइट खली थी लेकिन वहाँ कोई मौजूद न था। इसे लगा शायद वो किचन में होगी। वहीं सोफे पर बैठकर इसका इंतजार करता रहा क्योंकि इसके घर पहुंचने के बाद वही इसके लिए पानी का गिलास लाती थी। वो अलग बात थी कि पिछले 1 माह से इसकी वापसी पर इसे सलाम करने और इसे पानी देने के अलावा वो और कोई बात नहीं करती थी। लेकिन आज जब काफी देर इंतजार के बाद भी वो किचन से न निकली और न ही किचन से किसी किस्म की कोई आवाज आई, तब इसे खुद उठकर किचन का रुख करना पड़ा। लेकिन ये क्या, आज तो किचन खाली था। वो आज कुछ लेट जरूर हो गया था लेकिन इतना नहीं कि वो इसका इंतजार भी न कर सकी। हम बेशकिन के रिश्ते में ऐसा कुछ न था कि वो इसके लिए अपना खाना छोड़ती, इसके साथ खाना खाती, फिर वो बैठकर बातें करते, फिर कुछ देर अपनी 9 माह की बेटी के पास रखते, फिर एक अच्छी रात गुजारकर साथ सोते। ऐसा कुछ न था लेकिन इतना जरूर था कि वो इसका इंतजार करती, पानी देती, खाना गर्म करके निकाल देती और फिर अपने और अपनी बेटी के मुश्तरका कमरे में जाकर सो जाती। वो पिछले 1 माह से अकेले ही खाना खा रहा था। खैर, किचन से निकलने के बाद इसका रुख इसके कमरे की जानिब था। दरवाजा आहिस्तगी से खोलकर अंदर देखा तो लब मुस्करा उठे अंदर कदम रखा और उस मंजर को देखने लगा जो सामने था। अनाबिया बेड पर लेटी थी और वो इसे सलाते सलाते खुद भी सो गई थी। एक हाथ अनाबिया के ऊपर था जबकि दूसरा हाथ अनाबिया के सर के नीचे। एक मुकम्मल मंजर था। अनाबिया 1 ही माह में उससे बहुत मानूस हो गई थी। वो कुछ देर यूनाई उन दोनों को देखता रहा। इसका दिल चाहा कि अनाबिया के सर के नीचे से इसका हाथ निकाल दे ताकि वो पुरसकून होकर लेट जाए, लेकिन अगर वो उठ गई तो शायद इसे इसका छूना अच्छा न लगे। इसी ख्याल के तहत वो वापस आ गया। इसे याद आया इसे इसका छूना पहले भी अच्छा न लगता था, लेकिन तब वो कहती थी, शहरी पहले तुम मेरे मुहर्रम बन जाओ फिर मैं तुम्हें हर हक दे दूंगी। और वो खुद भी यही चाहता था कि वो इसे जब छुए तब वो इसकी मुहर्रम हो। और अब तो इसकी मुहर्रम भी थी, फिर भी उससे कितनी दूर थी, कितने फासले थे इनके दरमियान जो वो चाहकर भी खत्म नहीं कर पा रहा था। दोस्ती कनोल का वो फूल है जो खलूस की झील में खुलता है। मोबाइल की रिंगटोन बजे जा रही थी मगर अभी तक मोरिन की नींद पूरी नहीं हुई थी। लुत्जा वो बार बार अपने मुंह पर तकिया रखकर रिंगटोन को अपने कानों तक पहुंचने से बाज रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। काफी देर के बाद भी जब कॉल करने के वाले को चीन न आया तब इसे कॉल रिसीव करना ही पड़ी। तुम इतनी सुबह कैसे उठ जाते हो? काफी बेजारित से पूछा गया। मादाम अगर आपकी घड़ी सही चल रही है तो गौर से देखें, घड़ी की सुई 7:30 बजा रही हैं और 8 बजे आपको कॉलेज पहुंचना है। मनफरह का जवाब इसे कुछ खास अच्छा नहीं लगा था क्योंकि इसे अभी और सोना था, लेकिन वो मनफरह ही किया जो इसे कॉलेज साथ लेकर ना जाए। सो मोरिन को अपनी नींद की कुर्बानी देकर उठना ही पड़ा। अब कंबल से बाहर निकलो और फिटाफ तैयार हो वरना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, आई समझ? मनफरह ने धमकी आमीज आवाज में कहा। हम बाबा उठ गई। ये फ्री न तो खुद कभी छठी करती है न मुझे करने देती है। अल्लाह ऐसी दोस्त हर किसी को दे। अपनी मांगी गई दा पर खुद ही आमीन कहते हुए जल्दी जल्दी कॉलेज जाने की तैयारी शुरू की। मनफरह और मोरिन यकजान दो कालिब थीं, एक दूसरे की दोस्त तो ही थी ही लेकिन दोनों में बहन से भी ज्यादा प्यार था। कोई तीसरा उनके दरमियान नहीं आ सकता था। दोनों के घर वाले भी दोनों की उस दोस्ती से अच्छी तरह वाक़िफ़ थे। दोनों ने स्कूल का ज़माना साथ गुजारा था और अब कॉलेज आना जाना सब साथ था। एक दूसरे के घरों में भी आना जाना लगा रहता था। इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद दोनों की नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। मोरिन एक बातोनी जिंदा दिल और हर वक्त हलड़ मचाए रखने वाली लड़की थी, जबकि मनफरह एक कमगो बहुत सोबर लड़की थी। लेकिन इसके बावजूद इनकी दोस्ती वक्त के साथ और बढ़ती जा रही थी। फ्री तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हो है? मोरिन ने बालों की लट को अंगली में घुमाते हुए पूछा। उन दोनों रजिस्टरों में से मैं कौन सा रजिस्टर तुम्हारे सर पे मारूं? फ्री ने घूरी से नवाजते हुए उल्टा सवाल किया। क्या ये मेरे सवाल का जवाब है? हम बल्कल, यानी कि बल्कल हद ही हो गई मोर। मेरा सुबह से लेकर 2 बजे तक तुम्हारे साथ यह वक्त गुजरता है। इसके बाद घर जाकर भी हर आधे घंटे बाद तुम्हारी व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आ जाती है। अगर ये मोहब्बत नाम की बुला मेरे सर चढ़ चुकी होती तो क्या मैं तुम्हें न बताती? हद है मोर। हम ये भी और वैसे भी हमारे पास उन किताबों के सवा टाइम ही कहाँ है कि हम मोहब्बत करें। मोर ने मुस्नुई आ भरते हुए कहा। ये आज तुम्हारे सर पे मोहब्बत का भूत क्यों सवार है? कहीं तुम्हें तो किसी से मोहब्बत नहीं होगा?
न बाबा न मैं तो मोहब्बत न करूं, मेरा मोहब्बत के बारे में कुछ अच्छा ख्याल नहीं है। मुअर ने अपनी लट को अंगली से आज़ाद करते हुए कहा। क्यों मुअर, तमही मोहब्बत नहीं पसंद? हम शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे उर्द गिर्द हर कहीं मोहब्बत फैली है। अंकल आंटी अपिया दो छोटे भाई, तुम उन सब की मोहब्बतों के दरमियान पली हो, लेकिन मुझसे मोहब्बतें बहुत बचपन में ही बछड़ गई थी। अम्मी अबू के इंतकाल के बाद सिर्फ दादी की मोहब्बत ही थी जो मुझे बेलोस मिली है। चाचू भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन चाची की मोहब्बत इन्हें मेरे और दादी के पास नहीं आने देती। इसीलिए मेरा दिल तो चाहता है कोई बहुत प्यारा शहजादा हो जिसे मुझसे मोहब्बत हो जाए और मुझे भी उससे। मगर वो मुझसे बहुत मोहब्बत करे, मेरा ख्याल रखे, मेरी हर बात माने, मेरे लाड अटकाए। वो मुस्कुराते लबों के साथ किसी सोच में डूबी अपनी मोहब्बत की अक्कासी कर रही थी। ओ हेलो कहूँ खोग मस मोहब्बतन। मुअर ने इसके आगे चुटकी बजाई। चलो मैं दा करती हूँ अपनी प्यारी सी दोस्त के लिए कि अल्लाह मेरी दोस्त को जल्दी से कोई शहजादा अता कर जो मेरी दोस्त से हर चीज़ से बड़ी के मोहब्बत करे, बल्कि किसी रोमियो की तरह। इसकी आखिरी बात पर दोनों ने हंसी के साथ आमीन कहा था। महर की दा के बाद मनफरह ने भी महर के लिए दा की थी। अल्लाह करे तमही भी किसी लड़के से मोहब्बत हवज जाए। फिर पूछो नगी मैं तुमसे कि ये मोहब्बत एक बुला है या फिर एक ऐसा एहसास जो हमारे अंदर अचानक से अंगड़ाई लेता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमें किसी से मोहब्बत हो जाते है। वो दोनों ही नहीं जानती थी कि तकदीर उन दोनों से मोहब्बत के मामले में कैसा अजीब इम्तहान लेने वाली है। मैंने उससे जिदा हो के भी देखा है, मोहब्बत बढ़ने के सिवा कुछ भी नहीं हवा। माजी की सोचों को जहन से झटक कर जब इसे भूख का एहसास हुआ तो उसने खुद ही किचन का रुख किया। खाना तैयार था, गर्म करके बर्तनों में निकाल कर खाना खाया और एक बार फिर दबे कदमों अनाबिया और इसके कमरे का रुख किया। वो भी उस मंजर का हिस्सा बनना चाहता था। इसका दिल भी एक बार फिर से मुकम्मल फैमिली की ख्वाहिश करने लगा था। इसकी मोहब्बत इसके पास मौजूद होकर भी इसके पास न थी। इसके जज्बात इसके काबू से बाहर होने लगे थे। ज्यादा नहीं, बस इतनी सी तो चाह थी वो इसे गलत समझना छोड़ दे, इसका एतबार करे, उससे हंसकर बात कर ले, इसे वही हक दे जो एक शोहर का होता है। लेकिन वो तो कुछ सुनने को कुछ मानने को तैयार ही न थी। वो इसकी बेटी को वो प्यार जरूर दे रही थी जो एक मां अपनी बेटी को देती है। वो आहिस्तगी से चलता हुआ बेड के करीब आया, अनाबिया को हल्के से प्यार किया और कितनी ही देर तक अपनी खूबसूरत सी बीवी की तरफ देखता रहा, अपनी आंखों को इसकी दीद से सैराब करता रहा। लेकिन जब दिल ने गुस्ताखी करने के लिए इकसाया तो अपना चेहरा फेरा और कमरे से बाहर नकबाइल आया। वो परेशान था क्योंकि नहीं जानता था ऐसा कब तक चलेगा, क्या वो कभी इसका एतबार नहीं करेगी। ये सोच से अंदर तक मजीद परेशान कर रही थी। मनफरह के वालिदैन का इंतकाल एक रोड एक्सीडेंट में हुआ था। उस वक्त मनफरह की उम्र 8 साल थी। इसके बाद वो अपने दादा दादी और चाचू चाची के साथ ही रहती थी। उन दिनों चाचू की शादी नई नई हुई थी, लिहाजा आपस में सब में ही बहुत मोहब्बत थी। शादी के 2 साल बाद जब अल्लाह ने उन्हें एक बेटी से नवाजा, तब इसके बाद चाची नबीला को वो एक बोझ लगने लगी। इब्तिदा में ढके छपे अल्फाज में अपने शोहर आमिर से इसका इजहार किया। बालाख जब हानिया 3 साल की हुई तो चाचू अपने मां बाप और अपनी भतीजी को छोड़ कर अलग हो गए। दिलासा ये दिया कि हर महीने एक माकूल रकम भेजा करेंगे और फिर घर भी तो करीब ही लिया है, रोज आया भी करूंगा और जब भी कोई मुश्किल या परेशानी होगी फौराए आ जाऊंगा। मनफरह के बाबा चूंकि खुद एक अच्छी सरकारी नौकरी करते थे, लुत्जा इनकी पेंशन मनफरह और इसके दादा दादी के लिए काफ़ी थी, लेकिन फिर भी आमिर चचा ने कम अज कम अपने उस फर्ज से मुंह न मोड़ा और एक अच्छी रकम अपने घर वालों के गोश गुजार करते रहे। दूसरा धचका मनफरह और इसकी दादी के लिए उस वक्त आया जब मनफरह के दादा भी अल्लाह को प्यारे हो गए। मनफरह और दादी जान के लिए यह हादसा बहुत कर्बनाक था, लेकिन इंसान की फितरत रब ताली ने ऐसी ही बनाई है। कभी बड़े से बड़े हादसा से भी इंसान गुजर जाता है और बाज़ औक़ात छोटी सी तकलीफ भी इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी होती है। दादा जान के चले जाने के बाद चाचू एक बार फिर अपनी मां और भतीजी के पास वापस आ गए थे। उन सब हालात के दौरान मनफरह का दादी के बाद सबसे बड़ा सहारा इसकी अजीज जान दोस्त महर का था। ना सिर्फ महर का खुद का साथ बल्कि महर के तमाम घर वालों ने इसका बहुत साथ दिया था। अंकल अजीम ने उस वक्त दस्त शफक़त सर पर रखा जब वो हर आसरे से यतीम हो गई थी। आंटी शुमसा दादा के जाने के बाद रोज़ाना खाना बनाकर ले आती और अपने सामने बैठाकर दादी और फ्री दोनों को खिलाती। महर की अपिया जो सिर्फ महर की अपिया न थी बल्कि फ्री की अपिया भी बन गई थी, फ्री का हर तरह से ख्याल रखती। महर के दोनों छोटे जड़ों भाई असद और राहिद दादी और फ्री को हंसाने के नए नए तरीके लाते और उन्हें मुस्कराने पर मजबूर कर देते, अवर महर
खुद इसकी तो पूरी ज़ात ही अपनी दोस्त मनफरह को जोड़ने में लग गई थी। इसके बाल बांधना, इसके लिबास का ख्याल जो वो खुद तो बिल्कुल ही भूल चुकी थी, उसका दिल बहलाने के लिए हर वक्त इसके साथ रहना, गर्ज ये कि पूरा अजीम ख़ानदान इसके साथ था, इसके पास था, और शायद इनका यही वो एहसान था जो इसे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर अदा करना था। फ्री अम्मी और दोनों छोटे चौहे तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, आज घर चलो। वैसे भी घर में तो चाची ही ना। कॉलेज से वापसी पर मुअर ने मनफरह से कहा, नहीं मुअर, तुम्हें पता तो है दादी जान उस वक्त तक खाना नहीं खाती जब तक मैं घर न पहुंच जाऊं। मेरे साथ ही बैठकर खाती हैं। मैं इतवार को आ जाऊंगी इंशाअल्लाह। मनफरह ने मल्तजी होते हुए कहा, नहीं मुझे पता है तुम्हारे इतवार को और ही कई काम नकुल आते हैं, तुम नहीं आओगी। चलो एक काम करते हैं, पहले दादी के पास चलते हैं, उन्हें खाना और दवा खिलाकर वहां से अजीम हाउस का रुख करेंगे। अजीम हाउस के सब मुकीम मनफरह इलियास को बहुत याद कर रहे हैं। क्यों नेक ख्याल है ना। महर ने इसे अपनी ताज़ा बनाई गई मलानिंग से आगाह किया। दादी के साथ कुछ वक्त गुजारकर दोनों सहेलियां अजीम हाउस पहुंच गईं। उस घर का हर फर्द इससे बहुत मोहब्बत करता था, वजह इसकी धीमी तबीयत और दोस्ताना मजाज था। आज भी सब इसे यहाँ देखकर बहुत खुश हुए थे। शुमसा आंटी ने इसकी पसंद के खाने का लालच देकर इसे रात के खाने के लिए रोक लिया था। असद और राहिद दोनों अपना खेल छोड़कर इसके पास आ गए थे और साथ लड्डू लाना न भूले थे, यानी अब एक धमाकेदार लड्डू गेम शुरू होने वाला था। वो वाकई उन सब के दरमियान भद पर सुकून महसूस करती थी। आज भी इसका उन सब के बीच एक अच्छा दिन गुजरा था। उस बात से बेखबर कि घर पर एक बड़ी खबर इसकी मंतजर थी। मुल्क इंडस्ट्री ने अपनी नई ब्रांच लाहौर में खोली थी। चूंकि अभी लाहौर में इनका कोई मैनेजर न था जो उस नई ब्रांच को चला सके, इसीलिए मुल्क जलाल ने अपने सबसे काबिल एतमाद मैनेजर आमिर की पोस्टिंग लाहौर शिफ्ट कर दी। आमिर कुरैशी को उस ब्रांच को उस वक्त तक अच्छी तरह मैनेज करना था जब तक वहाँ कोई और काबिल एतमाद शख्स मैनेजर न बन जाता। उसके लिए उन्हें मुल्क इंडस्ट्री की जानिब से एक घर और एक गाड़ी की सहूलत मिली थी। आमिर कुरैशी के लिए ये शिफ्टिंग मुश्किल थी क्योंकि इनकी भतीजी के इम्तहान करीब थे, ऐसे में वो इसे अपने साथ नहीं ले जा सके थे। इनके जहन ने काम करना शुरू किया, सोच के घोड़े दौड़ाए और आखिरकार इनके जहन में एक तरकीब आई कि क्यों नहीं इसे इम्तहान तक इसकी अजीज जान दोस्त के घर छोड़ दिया जाए। उस सोच के आते ही वो मुतमईन हो गए। आज फिर खाली कमरा इसे वहशत में डाल रहा था। इसका दिल चाहा कि अनाबिया को ही अपने पास ले आए, लेकिन फिर कुछ वक्त पहले की रात जहन में आई। किया मैं अनाबिया को अपने पास सला लूं। उसने इल्तिजा आमीज लहजा में कहा था, आपकी बेटी है, आप जब चाहें जहीं चाहें मुझसे पूछे बगैर ले जा सकते हैं, ऐसे पूछने की आपको क्या ज़रूरत है। उसने आहिस्ता और नरमी से मगर दो टोक जवाब दिया था, नहीं इसे तुम्हारी आदत हो गई है ना, तुम्हारे साथ ज़्यादा सुकून और आराम में रहती है, इसीलिए पूछा कि कहीं रात को अटके रुएगी तो नहीं। उसने फवारे वजाहत दी, मुबालगा कहीं वो उस बारे में भी इसे ही गलत न समझे। अगर आदत हो भी रही है तो प्लीज इसे अपने पास सलाकर इसकी उस आदत को ख़त्म करवाइए, क्योंकि इसने रहना तो आपके साथ ही है ना। उसने अपनी नज़रें नीचे मरकूज रखते हुए किया मुबादा कहीं वो इसकी आंखों में मौजूद नमी को देख न ले। लेकिन वो शायद भूल गई थी कि सामने मौजूद शख्स को इसकी कैफियत का अंदाज़ा लगाने के लिए इसकी आंखों में देखना ज़रूरी नहीं, वो तो इसकी आवाज़ में मौजूद घली नमी से ही इसकी अंदरूनी कैफियत जानता था। इसने आराम से काट में लेटी अनाबिया को उठाया और ऊपर मौजूद अपने और अनाबिया की मुमा के कमरे का रुख किया। अनाबिया को जब वो लाया तब वो सो रही थी, लेकिन अभी कुछ ही रात गुजरी होगी कि अनाबिया ने रोना शुरू कर दिया। उसने हर मुमकिन कोशिश की इसे बहलाने और चुप करवाने की, लेकिन वो शायद किसी और के पास जाना चाहती थी, इसे किसी और की गोद चाहिए थी, इसीलिए रोती रही। बाल आखिर बहुत देर के बाद इसे अनाबिया को नीचे जाकर वापस इसके हवाले करना ही पड़ा। पिछली याद ने जहां इसे अनाबिया को अपने पास लाने से बाज रखा, वहीं इसे मुस्कराने पर मजबूर भी कर दिया। इसे प्यार आया अपनी बेटी पर, जब यकीनन दोनों को अब की बार जिदा न होने देगी। उस यकीन के और अपने रब से अच्छी उम्मीद के साथ वो एक और रात अकेले काटने पर खुश था कि कभी न कभी तो इंशाअल्लाह उस लड़की को इसका यकीन आ जाएगा। उससे ज्यादा मनफरह और चचा एक साथ ही घर पहुंचे थे। मनफरह को अंकल अजीम डराप कर गए थे। अरे मेरी बेटी कहाँ से आ रही है? चचा ने दरवाजा खोलते हुए सवाल किया। उससे ज्यादा महरों के घर गई थी चाचो। उसने दिखी दिल से जवाब दिया, क्योंकि जानती थी कि चाचो उससे उस वक्त इतने प्यार से बात सिर्फ इसलिए कर रही क्योंकि यह चाची नहीं, वरना चाची के होते हुए तो वो दादी और इसे बिल्कुल भूल ही जाते थे। उससे ज्यादा अजीम भाई छोड़ के गए हैं, इन्होंने वापसी की बाबत दरियाफ्त किया। उससे ज्यादा जी।
अंकल के साथ ही आई हूँ, असद, आहिद और मुअर भी साथ थे। इसने पूरी वजाहत से जवाब दिया, कहीं चाचो अंकल के साथ अकेले आने पर नाराज ही नून हवज जाएं। उससे ज्यादा, अरे तो तुमने उन्हें अंदर नहीं बुलाया, दरवाजे से ही वापस चले गए। आज तो शायद वो बहुत अच्छे मूड में थे या फिर अपना कोई मतलब निकलवाना था। उससे ज्यादा, नहीं, चूंकि रात भी हो गई है इसीलिए वो चले गए, मुअर ने हैरान होते हुए जवाब दिया। उससे ज्यादा, राहदारी से गुजरने के बाद अब वो लाउंज तक पहुंच चुके थे। उससे ज्यादा, अरे मनफरह मेरी बच्ची, तुमने अजीम को अंदर नहीं बुलाया, दादी ने आते ही पहला सवाल किया, जो इनकी अंकल अजीम से मोहब्बत का वाज़ सबूत था। उससे ज्यादा, नहीं मेरी प्यारी दादो, वो जल्दी में थे, डराप करके चले गए। मैंने कहा है आंटी से भी और अंकल से भी आएंगे इंशाअल्लाह किसी दिन। मनफरह ने इनकी रात की दुआएं लाते हुए उन्हें इत्मीनान बख्श जवाब दिया। उससे ज्यादा, चलो ठीक है इंशाअल्लाह। उससे ज्यादा, और आमिर बेटा, आज तुम्हें भी देर हो गई है, खैरियत? उससे ज्यादा, दादी के सवालों का रुख अब चचा आमिर की तरफ था। उससे ज्यादा, मुझे आप सब से बात भी करना है मनफरह और नबीला, तुम दोनों भी यहीं आ जाओ। वो दरअसल बात यह है कि मेरी शिफ्टिंग लाहौर कर दी गई है। चचा ने बहुत डरते डरते हुए असल बात बताई। उससे ज्यादा, बरखुरदार एक सांस में पूरी बात बता दूं, डर किससे रहे हो? हमसे न डरो, हम कुछ नहीं कहते, हम अपनी बीवी से डर रहे हो तो वो तो तुम्हें डरना ही चाहिए, दादी ने कहा और मनफरह ने मुश्किल अपनी हंसी दुबाई। उससे ज्यादा, जबकि चाची ने एक घूरी से नवाजा, अपनी सास को नहीं अपने शोहर को, क्योंकि इनका जोर बस अपने शोहर पर ही चल सकता था। उससे ज्यादा, आमिर चाचा ने बात जारी रखते हुए कहा। उससे ज्यादा, तो ऐसा है कि मुझे वहां रहने के लिए एक घर भी दिया गया है, हम सबको ही वहां शिफ्ट होना पड़ेगा। वो जानते थे मनफरह की पढ़ाई के बारे में, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी तरफ से सबकी ही शिफ्टिंग का बताया। उससे ज्यादा, चाचो मैं गुजाम से पहले तो नहीं जा सकती, मनफरह ने दिखी लहजे में कहा। उससे ज्यादा, ये बात मेरे जहन में आई थी, फिर मैंने सोचा कि जब तक तुम्हारे इम्तहान हैं तो अगर तुम्हें ठीक लगे, वरना हम कोई और हिल निकाल लेंगे, तुम अजीम भाई के घर रह लो। उन्होंने अपना सोचा हवाहिल बताया। उससे ज्यादा, अच्छा तो अब मेरे होते हुए मेरी पुती किसी और के घर जाकर रहे नहीं आमिर, अगर तुम्हारे पास कोई और हिल है तो बताओ, वरना मैं और मेरी पुती हम यहीं रहेंगे। मनफरह के जवाब देने से पहले दादी ने दो टोक जवाब दिया। उससे ज्यादा, ठीक है फिर बस मैं अकेला वहां जाऊंगा, बाकी आप सब यहीं रहेंगे, चचा ने अपनी तरफ से आखिरी फैसला सुनाया। उससे ज्यादा, नहीं आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं यहाँ आपके बगैर नहीं रह सकती, चची नबीला की तरफ से बगैर देर किए जवाब आया। उससे ज्यादा, हम आखिर उसने तुम्हारे साथ दफ्तर भी तो जाना होता है ना, दादी ने एक और लुकमा छोड़ा। उससे ज्यादा, पास बैठी मनफरह ने दादी को ठोका दिया ताकि दादी मजीद और तेर न फेंकी। उससे ज्यादा, देखो नबीला बात को समझो, मैं रख नहीं सकता, मनफरह जा नहीं सकती, हम इसे छोड़ने पर राजी नहीं हैं, अब तुम ही मान जाओ, बस कुछ वक्त की बात है, मैंने वापस यहीं आना है, तुम सब यहीं रहोगे, ये बस आखिरी फैसला है, चचा ने बात को हतमी फैसला देते हुए कहा। उससे ज्यादा, आखिरी फैसला तो ये ऐसे सुना रहा है जैसे उस घर की हुकूमत इसी के हाथ में है, दादी कहीं चुप रहने वाली थी। उससे ज्यादा, आपका कोई भी फैसला हो, मैंने यहाँ नहीं रहना, आपके साथ ही जाना है बस, चची ने अपना फैसला सुनाया और कमरे का रुख किया। उससे ज्यादा, अरे नबीला देखो, हनिया की पढ़ाई का हर्ज भी तो होगा ना, आमिर साहब ने बेगम को साथ न ले जाने का एक और बहाना तराशा। उससे ज्यादा, इसके इम्तहान में अभी वक्त है, वहीं किसी ट्यूटर का इंतजाम कर लेंगे, फिर इम्तहान यहाँ आकर दिलवा लेंगे, चची तो मुकम्मल तैयार थी। उससे ज्यादा, अरे मैं क्यों अपने अलिफाज ज़ाया कर रहे हो, वो कह चुकी है साथ जाएगी तो बस, अब तो वो जाएगी, तुम जाओ, हम यहाँ ठीक हैं। अम्मा के इत्मीनान में ज़रा फर्क न आया। उससे ज्यादा, मैं आप लोगों को ऐसे अकेला छोड़ के कैसे जाऊं? उससे ज्यादा, चचा के कंधे झुक चुके थे और अब वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। उससे ज्यादा, हमने तुम्हें इजाजत दी, खुशी खुशी जाओ, काम पूरा हवज जाए तो आ जाओ, तुम्हारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उससे ज्यादा, हमने अपने बेटे को मुतमईन करना चाहा। उससे ज्यादा, चलो बेटी कमरे में चलो, आमिर साहब को अकेले बैठ को सोचने दो, दादी ने मनफरह से मुखातब होकर कहा। उससे ज्यादा, जी दादी। वो उदास हो गई थी, अपने चचा को उदास देखकर वो जानती थी चचा उन दोनों से बहुत प्यार करते हैं, साथ ले जाना चाहते हैं, इसी सोच ने इसको एक और सलाह दी। उससे ज्यादा, वो दादी को कमरे तक छोड़कर चचा के पास वापस आकर बैठी और कहा,
उससे ज़्यादा, चचा आप परेशान न हो, मैं एग्ज़ाम की तैयारी वहाँ कर लूँगी, फिर एग्ज़ाम की तारीख आ जाएगी तो आकर दे दोगी। मनफरह ने चचा की मुश्किल आसान करते हुए कहा। उससे ज़्यादा, नहीं बेटा, कॉलेज के बगैर भला तुम तैयारी कैसे करोगी, और फिर हमने निकलना भी कल ही है। वो अब भी परेशान थे। उससे ज़्यादा, अच्छा फिर आप बिल्कुल मुतमईन होकर जाएं, मैं और दादी यहाँ रह लेंगे। मैं नफीसा आंटी से कल ही बात कर लूँगी, वो सुबह ही आ जाया करें, और जब तक मैं कॉलेज से न आऊँ वो यहीं रहीं। टाइक है चचा। एक अच्छी तजवीज़ पेश की गई। उससे ज़्यादा, गुड़िया रात को अकेले कैसे किसी मर्द के बगैर, चचा ने अपना खौफ बयान करते हुए कहा। उससे ज़्यादा, ये इलाका महफूज है चचा, और फिर इर्द गिर्द के सब पड़ोसी भी हमें जानते हैं, सब ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह, बस अब तय हो गया कि आप जाएं। उससे ज़्यादा मनफरह ने उन्हें मुतमईन किया और मुस्कराती हुई अपने कमरे में चली गई। उससे ज़्यादा और बालाखिर आमिर साहब को चारों नाचार यही बात मानना पड़ी। इन्होंने कमरे का रुख किया और बेगम को कल निकलने के लिए तैयारी का कहा। अट जा मेरे लाल अट जा, ऑफिस का टाइम हो रहा है, तुम्हारे बाबा ने नाश्ता भी कर लिया है। सालिहा बेगम ने शरीम के कमरे के पर्दे हटाते हुए कहा। उससे ज़्यादा, अम्मी क्या ज़रूरी है रोज़ ऑफिस जाना? शरीम ने आधी पूनी आंखें खोलते हुए कहा। उससे ज़्यादा, नहीं बेटा, तुम ऐसा करो, हफ्ते में एक दिन चले जाया करो, आखिरकार को तुम्हारे बाबा का अपना ऑफिस है, भला रोज़ जाने की क्या ज़रूरत है, बल्कि रोज़ भी क्यों जाओ, बस एक घंटे के लिए चले जाया करो। सालिहा बेगम ने अपने छोटे बेटे को मशवरा देते हुए कहा। उससे ज़्यादा, हाँ वो जो आपके सरताज और आपका बड़ा शहजादा है ना, वो मुझे अपनी जायदाद से आग कर देंगे अगर मैंने न जाने का जर्म किया। मैं मुल्क खानदान का छोटा बेटा हूँ, फिर भी आप लोग मुझ पर रहम नहीं करते। शरीम ने अटकर अंगड़ाई लेते हुए कहा। उससे ज़्यादा, मेरी छोटे शहजादे, तुम्हारे बाबा चाहते हैं तुम और अरहम मिलकर उस मुल्क इंडस्ट्री को संभालो, ताकि इंडस्ट्री भी मजीद तरक्की कर सके और तुम दोनों भी कारोबार संभालने के काबिल हो जाओ। सालिहा बेगम ने अलमारी से इसके कपड़े निकालते हुए कहा। उससे ज़्यादा, यानी कि आप कभी भी अपने शोहर के खिलाफ नहीं बोलेंगी? शरीम की सदमे भरी आवाज़ आई। उससे ज़्यादा, नहीं, न बोलूंगी और न ही शौहर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनूंगी, समझे तुम? इन्होंने मुस्नुई गसे से कहा। उससे ज़्यादा, अल्लाह जी, आप देख रहे हैं शरीम मुल्क की तो उस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। एक और सदिमा। उससे ज़्यादा, अच्छा अब जल्दी से नीचे तैयार हो के आओ, तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि अरहम जा भी चुका है। वो इसे जल्दी आने का कहकर नीचे जा चुकी थी। उससे ज़्यादा, अकराम मुल्क के एक बहुत मशहूर कारोबारी आदमी थे। मशहूर कारोबारी शख्सियत होने के बावजूद इनकी शख्सियत में ज़रा भी कब्र या बड़ाई का आंसर न था। यही वजह थी कि इनका हर वर्कर उन्हें दिल व जान से मोहब्बत करता था। इनका हुक्म और इनका मशवरा मानना तो इनके तमाम मैनेजर्स और वर्कर के लिए लाज़म व मलज़ूम था। वर्कर इनका हुक्म जबरन नहीं बल्कि दिल की खुशी से माना करते थे। यही वजह थी कि जब मुल्क साहब ने आमिर साहब को लाहौर शिफ्ट का आर्डर दिया तो वो इनकार न कर सके। उससे ज़्यादा, मुल्क साहब की शख्सियत में मौजूद ये आजिज़ी और नरमी मुल्क साहब के दोनों बेटों को भी अपने बाप से विरासत में मिली थी। अरहम मुल्क और शरीम मुल्क। अकराम मुल्क को 2 बेटे हैं और दोनों ही हो बहू अपने बाप पर गए हैं। उससे ज़्यादा, अरहम मुल्क इंडस्ट्री में वर्कर्स के शिबा का हेड है, लेकिन इसके साथ वो अकाउंटेंट और न्यू ब्रांच को भी संभालता है, जबकि शरीम मुल्क अपनी इंडस्ट्री में मैनेजमेंट के शिबा से मनसख है। चूंकि आमिर साहब भी मुल्क इंडस्ट्री में मैनेजर हैं, इसीलिए आमिर साहब और शरीम की बहुत जान पहचान है। उससे ज़्यादा, दरवाजे की घंटी बदस्तूर बजे जा रही थी। दादी घंटी के मुसलसल बजने से आने वाले शख्स को पहचान गई थीं और अब मनफरह को आवाज़ें लगा रही थीं। उससे ज़्यादा, अरे बर्तन छोड़ो मेरी बेटी, दरवाजे पर देखो, महरीन आई है और घंटी पर हाथ रखकर अट्ठाना भूल गया है। जाने ये लड़की कब सधरेगी? दादी ने मुस्नुई खफगी से कहा। उससे ज़्यादा, इंकल कहते हैं इसको अब इसका शोहर ही संभाल सकता है। मनफरह ने हंसते हुए इंकल की बात दादी तक पहुंचाई। उससे ज़्यादा, आती हूँ यार आती हूँ, क्या सारे मोहल्ले वालों का यहीं जमा करने का इरादा है? मनफरह ने राहदारी अबूर करके दरवाज़ा खोलते हुए कहा। उससे ज़्यादा, इतनी देर से बजा रही हूँ यार, पता है कितनी सारी खबरें लेकर आई हूँ। दादी कहाँ हैं? चलो इनके पास ही चलते हैं, फिर बताती हूँ। उससे ज़्यादा, अच्छा चलो तुम बैठो, मैं चाय और कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मनफरह ने इसे दादी के पास चलने का कहा। उससे ज़्यादा, अरे यार सब बाद में, पहले न्यूज़।
तमही पता है मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी। उसने मनफरह का हाथ पकड़ के दादी के कमरे में जाते हुए कहा। उससे ज्यादा, इस्लाम अलैकुम दादी। महर ने दादी के बलकल पास बैठते हुए उन्हें सलाम किया। उससे ज्यादा, बेटी ये दरवाजे पर हाथ रख के भूल क्यों जाते हो? क्या अजीम ने घर पर घंटी नहीं लगवाई हुई जो तुम इसे बजाने का शौक है हाँ पूरा करती हो? दादी की क्लास शुरू हो चुकी थी। उससे ज्यादा, दादी जान आप मेरी घंटी न बजाना, क्लास बाद में लीजिएगा, अभी फिलहाल आप पहले एक अच्छी खबर सुने।